नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में 3 दिन बढ़ने के बाद कम हुए कोरोना के नए मामले। अभिनेता रणबीर कपूर पाए गए कोरोना संक्रमित। चाचा रणधीर कपूर ने दी तबियत खराब होने की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मैत्री सेतु पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। आज कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा प्रदेश में कई इलाकों में की गई छापेमारी। महाराष्ट्र से एक बड़े हादसे की खबर। ठाणे के आसनगांव इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में मंगलवार की सुबह लगी भीषण आग। खबरों की शुरुआत की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मैत्री सेतु पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह पुल भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। इस पुल के बन जाने से त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्से से बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंचना आसान होगा। इसके लिए उन्होंने त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मैत्री सेतु पुल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज त्रिपुरा पुरानी सरकार की 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और भ्रष्टाचार के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय दोस्ती के संबंधों का प्रतीक है। ये रिश्ते आगे भी जारी रहेंगे। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। यह पुल नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। यह भारत में दक्षिण त्रिपुरा के कस्बे सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान सबरूम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तैयार करने के लिए नींव रखी। इससे भारत बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। इस पुल के बन जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रोडक्ट्स को नया बाजार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया। देश में 3 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को एक बार फिर कमी दर्ज की गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ के पार पहुंच गई। कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को एक बार फिर कमी दर्ज की गई। इससे पहले सोमवार को 18,599, रविवार को 18,711 और शनिवार को 18,327 मामले दर्ज किए गए थे। देश में कुल 2,30,08,733 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,388 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,44,786 हो गई है। इस दौरान हुई 77 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,930 हो गई। मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,87,462 है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अब 96.93% हो गई है, जबकि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1.40% है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना टीके की अब तक 2.30 करोड़ से अधिक खुराक लाभार्थियों को दी गई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुए 52 दिन हो गए। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विदेशों से भी टिप्पणी की जा रही है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए साफ कर दिया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी अन्य पक्ष को आने की जरूरत नहीं है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। इसके बावजूद लंदन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर एक ही याचिका पर कुछ सांसदों के बीच चर्चा हुई। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस एक तरफा चर्चा में झूठे दावे किए गए। भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि बेहद निराशाजनक है कि एक संतुलित बहस के बजाय बिना किसी ठोस आधार के झूठे दावे किए गए। इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक और उनके संस्थानों पर सवाल खड़े किए। बता दें कि यह चर्चा 1 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका पर की गई। भारतीय उच्चायोग ने इस चर्चा पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि ब्रिटेन की सरकार पहले ही भारत के 3 नए कृषि कानूनों के मुद्दे को उसका घरेलू मामला बता चुकी है। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर साफ कहा है कि भारत और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतरी के लिए एक बल के रूप में काम करते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय
सहयोग कई वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। वहीं उच्चायोग ने कहा कि उसे उस वक्त बहस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी क्योंकि उसमें भारत को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी। वहीं उच्चायोग ने कहा कि उसे उक्त बहस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी क्योंकि उसमें भारत को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो राजस्थान में एक प्रयोग करे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। जो लोग 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में वह बैक बेंचर बनकर रह गए। सूत्रों के अनुसार पार्टी की युवा शाखा को कांग्रेस संगठन की अहमियत के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर वह कांग्रेस में रुक गए होते तो वह मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में वह बैक बेंचर बन गए। सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उनसे कहा था आप एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना। राहुल ने आगे कहा, आप लिख लीजिए, वहाँ वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके लिए उन्हें यहाँ वापस आना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो आरएसएस के विचार से लड़े और किसी से कतई न डरे। याद दिला दे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल मार्च में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से टकराव के बीच पिछले साल मार्च में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वह भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया खेमे के 20 से अधिक विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इसके चलते कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के तौर पर होती थी। वह पार्टी के साथ लगभग 18 साल तक जुड़े रहे। चीन के नेटवर्क उपकरणों पर लगाम के लिए सरकार टेलीकॉम लाइसेंस के नियमों में बदलाव की तैयारी में है। केंद्र सरकार जल्दी टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में संशोधन कर सकती है। इसके जरिए चीन और अन्य गैर मित्र देशों से नेटवर्क उपकरणों की खरीद को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार देश के टेलीकॉम नेटवर्क के प्रयोग के लिए विश्वसनीय स्रोत और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। सूत्रों ने बताया कि नियमों को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। डायरेक्टिव के प्रावधानों के अनुसार सरकार देश में टेलीकॉम नेटवर्क के उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए भरोसेमंद स्रोत एवं उत्पादों की सूची जारी करेगी। इस सूची का फैसला राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में गठित कमेटी की मंजूरी के आधार पर होगा। कमेटी में संबंधित विभागों, मंत्रालयों को सदस्य, उद्योग जगत के 2 प्रतिनिधि और स्वतंत्र विशेषज्ञ भी होंगे। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि टेलीकॉम विभाग लाइसेंस शर्तों में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित दिशा निर्देशों को शामिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले हफ्तों में इसकी घोषणा की जा सकती है। विशेष रूप से चीनी टेलीकॉम उपकरण निर्माता हुआवेई का कनाडा और अमेरिका की सरकारों के साथ लंबा विवाद रहा है। अमेरिका ने हुआवेई पर साइबर सुरक्षा और निजता कानून का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे देश और नागरिक जासूसी का शिकार हो गए। दूरसंचार नेटवर्क में स्थापना के लिए विश्वसनीय स्रोत और उत्पाद की सूची राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी के आधार पर तय होगा। इसमें समिति में संबंधित विभागों, मंत्रालयों के सदस्यों के अलावा उद्योग और स्वतंत्र विशेषज्ञों के 2 सदस्य भी शामिल होंगे। सरकार ने सीधे तौर पर चीन की कंपनियों से उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके लिए सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज यानी कि 9 मार्च 2021 को दिल्ली शिक्षा बजट 2021 पेश किया, जिसके तहत दिल्ली में पहला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली शिक्षा बजट 2021 पेश किया। दिल्ली सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत देशभक्ति बजट पेश किया गया। सरकार 12 मार्च से 75 सप्ताह तक यानी कि 15 अगस्त 2021 तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम ऐलान किए। इसके तहत दिल्ली में पहला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर मिले जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। इस मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एंटेलिया के बाहर पीपी किट पहना एक संदिग्ध व्यक्ति जाता दिखाई दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला संदिग्ध व्यक्ति कार का चालक हो सकता है।
एंटीलिया के बाहर मिली जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मामले में पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। संदिग्ध ने स्कॉर्पियो पार्क करने से पहले मुकेश अंबानी के घर के आसपास की रेकी की। इसके बाद वह स्कॉर्पियो को पार्क कर वहां से इनोवा से फरार हो गया। ये दोनों कारें अंबानी के घर के पास कहां से पहुंची, इसकी जांच के लिए मुंबई पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने सोमवार को इस मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को सौंप दी। अब इस पूरे केस की जाँच NIA करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने NIA जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि गत 25 फरवरी को अंबानी के घर से बाहर स्कॉर्पियो से विस्फोटक सामग्री जिलेटिन की करीब 20 छड़ें बरामद की गई थी। इसके अलावा कार से एक पत्र मिला था जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। कुछ दिनों बाद स्कॉर्पियो के मालिक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मनसुख हिरेन के रूप में हुई। कोलकाता में कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल पर सोमवार शाम भयावह आग लग गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, रेलवे पुलिस कर्मी, ASI समेत 3 अन्य लोग शामिल हैं। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। कोलकाता में कोलाघाट इमारत की जिस 13वीं मंजिल पर आग लगी है, उस इमारत में पूर्व व दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय है और भूतल पर रेलवे का कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केंद्र है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि कोलकाता की इस इमारत में आग लगने से हुई दुर्घटना के कारण दुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति और संवेदना है। मैं घायलों के प्रति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कोलकाता की इमारत में लगी आग के कारण लोगों की जान जाने से काफी दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना है। साथ ही उन्होंने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को TMNRF से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि कोलकाता में एक आग दुर्घटना के कारण जान माल के नुकसान के बारे में जानकर काफी दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा प्रदेश के कई इलाकों में आज छापेमारी की गई। कम से कम 52 अधिकारियों और 172 कर्मचारियों की एक टीम ने आज 11 जिलों में 28 स्थानों पर 9 अधिकारियों के खिलाफ असंगत संपत्ति से संबंधित मामले में छापेमारी की। कर्नाटक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान मैसूर में स्थित सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर KN मुनिगोपाल राजू के घर भी छापेमारी की गई। उनके घर से टीम को आभूषण, महंगी घड़ियां और सोने के बर्तन मिले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना सहित कई फिल्मी स्टार के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया था कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अनुराग कश्यप और तापसी का समर्थन भी किया था और केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर चलना शुरू कर दिया है। 1 टन वजन वाले रोवर को मंगल ग्रह पर एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन उसने 19 दिनों में 6.5 मीटर यानी 21 फीट का ही सफर तय किया है। इस दूरी को तय करने के बाद रोवर 150 डिग्री को मोड़ लिया और वापस अपनी जगह पर लौट आया। वैज्ञानिकों ने उस इस गति को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। परसिवरेंस करीब 2 वर्ष के कालखंड में मंगल सतह पर करीब 15 किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। आपको बता दें कि रोवर मंगल पर मानव जीवन के निशानों की खोज करेगा। इसके साथ ही यह 1 लाख पुरानी सूख चुकी झील की जमीन की जांच करने के साथ अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी गतिविधि यानी जीवन के होने के चिन्हों की जाँच करेगा। रोवर उन तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजेगा। इस रोवर का एक मकसद मंगल ग्रह पर कम वजन वाले एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ाना है। यही वजह है कि परसिवरेंस अपने साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर लेके गया है। यह किसी अन्य ग्रह पर इस तरह की पहली उड़ान होगी। बता दें कि 1970 के बाद अमेरिकी नासा का यह पहला मिशन है जो मंगल ग्रह पर जीवन के निशान तलाशने के लक्ष्य से भेजा गया है। परसिवरेंस रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया अब तक का सबसे तेज रोवर है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने अपना काम शुरू कर दिया है। रोवर ने मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीरें भी भेजी है। उसकी मेमोरी में बहुत सारा डेटा है जिसको वह धीरे धीरे धरती पर भेज रहा है। नासा ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में और भी कई तस्वीरें जारी करेगा। इन तस्वीरों में रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने की छोटी सी मूवी शामिल होगी। खास बात यह है कि मूवी में साउंड भी होगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तस्वीर में परसिवरेंस नीचे की ओर झुका हुआ है
और मंगल की सतह की ओर जा रहा है। यह दृश्य अंतरिक्ष की खोज के इतिहास में एक अहम तस्वीर बन सकती है। नासा ने कहा कि परसिवरेंस ठीक स्थिति में है और वह इसके सिस्टम को काम करने के निर्देश दे रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप बने रहिए CN24 न्यूज के साथ।